हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इससे पहले हमने 6th और 7th क्लास की जो साइंस की एससीईआरटी उसको कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस को। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर करेंगे आज 1 to 6। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं 6-7 क्लास की, तो आप उन्हें जाके सबसे पहले देखिएगा, फिर आप 8th क्लास की एससीईआरटी को कंप्लीट कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है हमारा दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी सबस्टेंस का वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो आग पकड़ ले, तो वो क्या है, उस सबस्टेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि जो एक कैरोसिन है, ठीक है, कैरोसिन हम ले लेते हैं। कैरोसिन में हम आग लगाते हैं तो क्या है, कैरोसिन बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वो जल्दी आग पकड़ लेता है। लेकिन अगर उसी की जगह हम कोयले को लें, ठीक है, कोयले को लें या फिर एक लकड़ी को भी लें, तो क्या है, वो थोड़ी देर बाद आग पकड़ती है। जब वो पूरी तरह गर्म हो जाएगी, जब वो आग पकड़ेगी, तो क्या है, उनका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या है, अलग अलग सबस्टेंस के अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। कोई बहुत जल्दी आग पकड़ जाता है, कोई बहुत कम देरी में आग पकड़ता है। ठीक है, तो इसी में इसमें यही बताया गया है कि क्या है, वह न्यूनतम तापमान जिस पे पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उसे उस पदार्थ का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जब तक किसी पदार्थ के तापमान इससे कम रहेगा तो वो आग नहीं पकड़ेगा, ना वो जलेगा। ठीक है, और हर एक पदार्थ का जो ज्वलन ताप है वो अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलने के लिए कम तापमान चाहिए होता है और गर्म करना पड़ता है, और किसी को क्या है, ज़्यादा तापमान तक गर्म करना पड़ता है। पदार्थों का जो ज्वलन ताप है वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब गर्मियों के मौसम में क्या है, जंगलों में आग लग जाती है और जिसे हम क्या बोलते हैं, दावानल। तो वो क्यों होता है कि जो सूखी घास होती है वो जब अपने पूरे इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो आग पकड़ लेती है और इस वजह से क्या है, जंगलों में आग लग जाती है। और क्या है, आपने ये भी देखा होगा, कभी कभी माचिस क्या है, स्टोव के बर्नर के जस्ट बगल में रखी होती है तीली, और वो क्या अपने आप आग पकड़ लेती है दूर रहने पर भी, क्योंकि क्या है, वहाँ हीट जारी होती है स्टोव से, और वो क्या है, जैसे ही अपने एक इग्निशन टेम्परेचर में, मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँचती है, तो वो आग पकड़ लेती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कैरोसिन से कम होता है। तो जो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर वो कैरोसिन से कम होता है, इसलिए क्या है, पेट्रोल कैरोसिन से भी जल्दी क्या है, आग पकड़ लेता है। अब इसके बाद जो सफ़ेद फास्फोरस है उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम होता है कि उसको क्या है, हम रूम टेम्परेचर पे भी नहीं छोड़ सकते, उसे हाथों में भी नहीं पकड़ सकते। वो क्या है, रूम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेता है, इसलिए हम उसको किस में रखते हैं, तो पानी के अंदर रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है एक एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी आप सभी जानते हैं, जो आग जलने के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा हवा की ज़रूरत है। तो एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले एक मोमबत्ती जलाई, उसके ऊपर ये ग्लास रख दिया गया। तो क्या हुआ, जैसे ही ग्लास को ढका तो मोमबत्ती बुझ गई थी। लेकिन सेकेंड टाइम क्या किया, मोमबत्ती को जलाया और इस ग्लास को थोड़ा ऊपर रहने दिया, मतलब एयर को अंदर आने दिया। तो इससे क्या हुआ, एयर अंदर जाती रही, तो क्या है, मोमबत्ती जाती रही। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि दहन के लिए हवा का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एक्टिविटी बताई गई है, ये वाली। इसमें क्या है कि हमने एक मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती के ऊपर सबसे पहले हमने एक कागज की खाली कटोरी को रखा इस तरीके से। तो क्या हुआ, जो कागज़ की कटोरी थी वो पूरी जल गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, उस कागज़ की कटोरी में पानी भर के रखा। तो अब क्या हुआ, हमारी जो कागज़ की कटोरी थी वो नहीं जली। क्यों नहीं जली, तो जो कागज़ की कटोरी से क्या है, ऊष्मा का संचरण जल में होता रहा और क्या है, कागज़ जलने से बच गया। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि आग लगाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो हमको जलने वाले पदार्थ की ज़रूरत है, फिर सेकंड क्या है, उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने की ज़रूरत है, फिर थर्ड है कि उसको हवा की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या है कि बरसात के मौसम में देखते हैं कि चीज़ों में नमी आ जाती है, जैसे कि लकड़ी अगर गीली हो तो वो आग नहीं पकड़ती है, तीली अगर गीली हो तो वो आग नहीं पकड़ती है। तो ये सब क्या है, ये आग मतलब क्या है कि जो हमारा ज्वलनशील पदार्थ है उसको क्या है, उसका जो टेम्परेचर है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, मतलब कम ज़्यादा कर देते हैं, या फिर नमी की वजह से क्या है कि वो चीज़ें आग नहीं पकड़ती हैं बहुत जल्दी, ये बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब वो नहीं जलती हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं
कि उसके ऊपर हम केरोसिन डाल देते हैं। केरोसिन डालने के बाद क्या है, वो चीज़ें बहुत जल्दी जलने लगती हैं, क्योंकि क्या है केरोसिन का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आप देखेंगे माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। यदि ये सब जलवान नम हो तो जलने में कठिनाई होती है, तो गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद माचिस की यहाँ पे कहानी बताई गई है कि सबसे पहले हम पत्थरों को आपस में रगड़ के क्या है चिंगारी से आग लगाई जाती थी। फिर 1680 में क्या हुआ, जो रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने एक कागज़ के टुकड़े पे सफ़ेद फॉस्फोरस लगाया, और सफ़ेद फॉस्फोरस लगाने से क्या हुआ, ऐसा करने पर कागज़ ने आग पकड़ ली। लेकिन जो सफ़ेद फॉस्फोरस होता है वो क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा कम होता है इग्निशन टेम्परेचर, तो वो रूम टेम्परेचर पे भी आग पकड़ लेता है। तो इस तरह की जो माचिस बनाई वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वो तो अपने आप में ही उसमें आग लग जाएगी खुद ही। लेकिन फिर जो दोबारा एक और बार माचिस बनाई गई, जो अब हम आज यूज़ करते हैं, वो बनने की शुरुआत हुई थी 1845 में, और वो लाल फॉस्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। तो जो लाल फॉस्फोरस होता है वो क्या है, वो जब ही आग पकड़ता है जब हम उसे रगड़ते हैं, लेकिन सफ़ेद फॉस्फोरस अपने आप रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेता है। तो इससे क्या हुआ कि जो हम माचिस अब यूज़ करते हैं, तो माचिस के डिब्बी पर जो तीलियाँ होती हैं उसके अंदर, उसके ऊपर लगा होता है पोटेशियम क्लोरेट। क्या लगा होता है, पोटेशियम क्लोरेट, और डिब्बी जो होती है उस पर लाल फॉस्फोरस और सल्फर लगा हुआ होता है। अब क्या है, माचिस की तीलियाँ डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती हैं। लाल फॉस्फोरस का इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टॉन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद मोमबत्ती का यहाँ पे इतिहास बताया गया है कि मोमबत्ती का नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, मोम क्या है, एक ईंधन है, एक ऊर्जा का रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी है। ये मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। और कहाँ से निकाली जाती है, मधुमक्खियों के पेट से निकाली जाती है। कौन सी मधुमक्खी, तो ये श्रमिक मादा जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके पेट से इनको निकाला जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मोमबत्ती क्या है, मोम से चारों ओर से घिरी हुई होती है, इस वजह से इसका नाम मोमबत्ती पड़ गया था। ठीक है, और जब ये जलाई जाती है तो क्या इसके आसपास की मोम पिघलने लगती है, जो कि वो धागा होता है उसके ऊपर वो चढ़ चढ़ के क्या है उसमें आग लगती हुई चलती है। और देखिए, जब ये जलती है तो ये कार्बन और जलवाष्प क्या है बनाती है, तो इसके बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसके बाद ये है, जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है, ये हमको पता चला। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। नया पदार्थ काफ़ी स्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और ये जो इसका ऊष्मीयमान है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से जो आग होती है वो भी गर्म होती है। अब हम आग पर नियंत्रण कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आग कहीं पे लग जाती है तो हम उसको कैसे बुझाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हमको 3 चीज़ करनी है। जो हमारा जलने वाला पदार्थ है उसको पूरी तरह हटा देना है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देना है, और जो उसका ज्वलन ताप है उसको बढ़ा देना है। अब क्या है, एक अग्निशामक यंत्र भी होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 भरी हुई होती है। ठीक है, और ये क्या है, जो हमारी जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देती है। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे है, एक कांच की एक शीशी होती है जिसमें क्या है, एक कांच की शीशी में अम्ल, और जिस पात्र में कांच की बोतल को रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। ओके, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम किसके लिए और यूज़ करते हैं, अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, अपच हो जाती है, तो हम जब भी बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो जब आग लगती है तो ये क्या, कांच की बोतल का मुंह तोड़ देते हैं, और वो जब सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या है प्रतिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हवा से आग का जो संपर्क है वो तोड़ देता है, और आग हमारी बुझ जाती है। ठीक है, लेकिन कहीं पर अगर बिजली से आग लगी हो तो हमको वहाँ पे कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। अगर तेल से आग लगी हो तो हमको पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तेल जो पानी है वो तेल से भारी होने के कारण क्या है, नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी। अब क्या है, कहीं निकट में अगर आपके आग लग जाती है तो अग्निशमन सेवा का नंबर होता है। इस बुक में आपको पटना का नंबर बताया गया है 101, और ये नंबर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे है अग्निकांड क्यों होते हैं। तो देखिए अग्निकांड क्या होते हैं, कभी कभी जो कोयले होती हैं उनके खान में जो कोयले हैं वो अपने आप गर्म होकर आग लग जाती है। ठीक है, सूखी पत्तियां, मैंने आपको बताई कि जंगलों में जो सूखी पत्तियां होती हैं या सूखी घास होती है तो उसमें क्या है, गर्मी होने से ज़्यादा आग लग जाती है। इसके बाद
नेक्स्ट या अगर बिजली गिर जाए आकाश से तो उसकी वजह से आग लग जाती है। कभी कभी जो पौधे होते हैं वो आपसी उनकी रगड़ से आग लग जाती है। त्योहारों पर जो पटाखे जलते हैं उनसे भी अग्निकांड हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट या विस्फोट भी एक तीव्र दहन का ही उदाहरण है। इसके बाद यहाँ पे आपको मोमबत्ती के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो मोमबत्ती के 3 ज्वाला क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? बाहरी, मध्य और आंतरिक। अब जो बाहरी भाग है वो क्या है? नीला होता है, अदीप्त होता है, यह पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होता है और ये सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है। मध्य का जो भाग होता है वो पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं हो पाता। तो क्या है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन कम मिल पाता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आंतरिक, वो क्या है? बत्ती का एकदम नज़दीक होता है और ये काले रंग का होता है। इसमें कार्बन के कुछ कण बच पाते हैं और ये सबसे कम गर्म होता है। तो सबसे गर्म भाग कौन सा है? बाहर वाला, उससे कम बीच वाला और सबसे कम है अंदर वाला। तो कभी भी आपने देखा होगा अगर आप आग के बीच से ऐसे हाथ निकाल के ले जाते हो तो आपका हाथ नहीं जलता, लेकिन अगर आप आग के ऊपर ऐसे करके थोड़ी देर भी रखेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि जो बाहर वाली लौ होती है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है। तो ये आपको मोमबत्ती के बारे में बताया गया था इसमें। इसके बाद नेक्स्ट था कि जो हमारे जैसे कि मानिए जो ये जितने भी हमारी जो ईंधन से हमारी जो गैसेस निकलती हैं ये एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। ठीक है। विशेषकर जो जीवाश्म ईंधन से जो जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि बहुत ज़्यादा निकलते हैं और ये ऑक्साइड बनाते हैं जो कि बादलों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा करते हैं। तो अम्ल वर्षा के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके निट्रिक एसिड। निट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3 एंड द सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4। ये दोनों ही क्या हैं? एसिड रेन के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होती है। ठीक है। ये ऑक्साइड हैं सल्फर और नाइट्रोजन के। ठीक है। इसके बाद क्या है? जहाँ तक संभव हो हमें धुआं रहित चूल्हे, आदर्श ईंधन विशेषता रखने वाले पदार्थों का ही उपयोग करना चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी आपको वायु एवं जल प्रदूषण में दी गई है। ठीक है। तो ये आपका था फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है तड़ित और भूकंप। तो इसमें हम क्या है बिजली के बारे में और भूकंप के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर को। तो देखिए सबसे पहले तड़ित क्या होती है? तो देखिए जब भी क्या है चिंगारी का उठना, मतलब कैसे आप कभी भी अपने दोनों हाथ रगड़ते होंगे तो आपको थोड़ी देर बाद क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी की फीलिंग होती है। तो ये क्या है हमारे अंदर चार्ज डेवलप हो जाता है जिससे कि हमको गर्मी की फीलिंग होती है। हम सर्दियों में कभी कभी स्वेटर उतारते हैं तो उसमें से चिट चिट की आवाज़ आती है। वो किस लिए होता है? आवेश के कारण होता है। आवेश के कारण ही क्या है जैसे बिजली का कड़कड़ाना, तड़ित मतलब बिजली का कड़कड़ाना क्यों होता है? क्योंकि बादलों के अंदर क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। ठीक है। बादल हैं जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मानिए ये जब हमारी बिजली क्यों कड़कती है, ये बादल होते हैं। कुछ बादलों के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है, कुछ बादलों के अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये क्या है आपस में टकराते हैं, टकराने से क्या है इनके ये जो आवेश हैं ये एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या है बिजली कड़कती है तो हमको दिखाई देती है। तो पहले के ज़माने में क्या है इसको मतलब कि मतलब डरते थे लोग इससे, या फिर क्या है इसको कुछ श्राप व्राप मानते थे ऐसा। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि इसके बारे में पता लगाते हैं कि बादलों के अंदर आवेश होता है उससे बिजली कड़कड़ाती है। तो ये इसमें चैप्टर में बात बताई गई है। देखिए ये क्या है, आपने अक्सर अंधेरे में ऊनी और पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं उनके उतारते समय चिट चिट की आवाज़ सुनी होगी। तो आपने क्या अपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर, हाँ ये वाला एग्जाम्पल भी है कि आपने कभी भी स्केल को अपने बालों में रगड़िए, उसके बाद आप छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं उनको अगर उनके पास लेके जाएंगे उस स्केल को तो वो उससे चिपक जाते हैं। तो क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि क्या है जो स्केल है उसके अंदर क्या है आपके रगड़ने से एक चार्ज डेवलप हो जाता है और उस वजह से क्या है जो कागज़ के टुकड़े हैं वो उस पर चिपकने लगते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा चार्ज डेवलप हो जाता है। तो प्राचीन काल में क्या है चिंगारियों को प्राचीन काल में क्या है चिंगारियों का कारण जो लोग हैं वो जानते नहीं थे, प्रकृति का प्रकोप समझते थे, अंधविश्वास से क्या है भयभीत मतलब डरते थे। लेकिन क्या है उन्हें ये नहीं पता थी कि रगड़ से क्या है विद्युत पैदा होती है। तो फिर क्या है वहाँ पे मतलब एक सबसे पहले साइंटिस्ट हुए अमेरिका में जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या है बादल में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। तो उन्होंने कैसे दर्शाया? उन्होंने एक पतंग ली, पतंग में क्या किया उन्होंने, पतंग के जो एंड होता है इस तरीके से उन्होंने एक पतंग ली और इसके सिरे पे क्या है एक धातु बांध दी।
धातु लगा दी एक, और इसको फिर एक रेशम के धागे से क्या है पतंग को बांध लिया। इसके बाद यहाँ पे नीचे उन्होंने एक चाबी फिट कर दी, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने किया। अब इन्होंने क्या है, जैसे ही पतंग उड़ाई तो जैसे ही बादल टकराए, बिजली वहाँ पे कड़की, तो क्या है वो जो चार्जेस थे वो क्या है आपस में टकराए, बिजली हुई, और वो बिजली क्या है इस धातु में आ गई, और धातु में आने के बाद ये रेशम के धागे से होते हुए इस चाबी में पहुंच गई, और जैसे ही बेंजामिन ने इस चाबी को छुआ तो उन्हें तेज़ करंट लगा। तो उन्होंने यहाँ से पता लगाया कि हाँ, ऊपर ये जो बिजली होती है बादलों के अंदर, ये क्या है आवेश की वजह से होती है। तो ये उन्होंने पता लगाया। सेम उनका यही वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को एक बेंजामिन के एक्सपेरिमेंट को दूसरे वैज्ञानिक ने फिर करना चाहा, जिनका नाम था वैज्ञानिक रिचमैन ने। इसका प्रयोग दोबारा किया, दोहराया यही, लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने पतंग उड़ाई तो पतंग ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली को क्या किया, कंज्यूम कर लिया, खींच लिया, और जैसे ही उन्होंने उस चाबी को छुआ तो इतना ज़्यादा उन्हें करंट लगा कि वो फ़ौरन ही स्वर्ग से धार गए, ठीक है। तो ये क्या है, इससे यहाँ पे बलिदान, मतलब ये जो बलिदान था ये तड़ित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया कि हमको एक लाइटनिंग कंडक्टर की ज़रूरत है, ठीक है। इस सोच को हमको जन्म दिया क्योंकि इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा बिजली नीचे आ जाएगी, करंट लग सकता है, तो हम कैसे इससे बचें, इस सोच को इन्होंने मतलब जन्म दिया कि आगे की प्रक्रिया चालू हो। अब देखिए रगड़ से आवेशन क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे स्केल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये भी है कि आप कोई शुष्क रात हो, मतलब कि नमी वाली रात नहीं, ऐसी शुष्क रात हो जाड़ों की, उसमें स्वेटर पहन के कुर्सी पे बैठ जाइए प्लास्टिक की। इसके बाद जो दूसरा आदमी है वो जो कुर्सी की पीठ है उसको क्या है तौलिए से रगड़ेगा या फिर पीटेगा। थोड़ी देर बाद जब आप उस जो कुर्सी पे बैठा आदमी है उसके पास टेस्टर लेके जाएंगे तो क्या है वो टेस्टर जलने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन आपको जब बैठना है कुर्सी पर तो चप्पल पहन के बैठना है, क्योंकि आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा करंट लग सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो ये बताया गया है। देखिए रिफ़िल और गुब्बारों का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। तो रिफ़िल को जब आप क्या है पॉलीथीन से ऊनी कपड़े से या तौलिए से रगड़ते हैं तो ये क्या है जो छोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं, जो कण होते हैं, उनको आकर्षित कर लेती है रिफ़िल जो है आपकी खाली रिफ़िल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया गुब्बारों का भी एग्जाम्पल लिया गया है। और ये आपको जो भी करने हैं ना, देखिए रगड़ जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से डेवलप होता है तो वो सूखी जगह पे होगा। अगर आप जैसे मानिए आपके गीले हाथ हैं, गीले हाथों को अगर आप रगड़ेंगे तो चार्ज डेवलप नहीं होगा, आपका हाथ गर्म नहीं होगा। लेकिन आपके हाथ बिल्कुल सूखे हुए हैं, सूखे हुए हाथ हैं, और जैसे ही आप उनको रगड़ना शुरू करेंगे तो क्या है बहुत जल्दी वो गर्म हो जाएंगे और क्या है बहुत जल्दी चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यदि वातावरण आर्द्र या नम हो तो ऐसे जो प्रयोग हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपके बाल गीले हैं तो आप स्केल को रगड़ेंगे तो नहीं होगा, आपके बाल सूखे होने चाहिए, ठीक है, इसके लिए। अब यहाँ पे गुब्बारों का एग्जाम्पल ले रखा है। तो देखिए जब हम गुब्बारों को फुला के हम एक डंडी से बांधते हैं और उन गुब्बारों को जब हम पॉलीथीन से या फिर किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या करते हैं, और रगड़ने के बाद जब हम देखते हैं तो अगर हमने सेम मतलब कि अगर हमारा इसमें मेन बात ये है अगर हमारे सेम चार्जेस हैं लाइक प्लस प्लस हैं तो ये हमेशा क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, दूर दूर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे चार्ज एक प्लस है और एक नेगेटिव है तो ये हमेशा क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, पॉजिटिव सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम इसमें यही बातें बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए ये बात बताई गई है। जब ये गुब्बारे और रिफिल का एग्जाम्पल लिया गया तो समान पदार्थ रगड़े गए गुब्बारे ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, मतलब रिपेल किया, और समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिफिल ने दूसरी रिफिल को प्रतिकर्षित किया, रिपेल किया, ठीक है, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज था। लेकिन एक गुब्बारे और एक रिफिल ने असमान आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित किया, क्योंकि उनके पास अलग अलग चार्जेस थे तो उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो अब हम इससे ये देख सकते हैं कि जो आवेश होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, ठीक है। और सेम वाले रिपेल करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है। तो देखिए आवेश का स्थानांतरण हमारे कंडक्टर्स के थ्रू होता है। जैसे ही कंडक्टर मिलेगा वैसे ही उसमें से क्या है हमारी लाइट ईजिली फ्लो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है,
देखिए यहाँ पे बताया गया है आवेशित वस्तु के लिए। तो देखिए हमारे घरों में अर्थिंग के तार आपने देखे होंगे जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं, अर्थिंग हमारे घर में क्यों करी जाती है, तो वो इसलिए करी जाती है, जैसे मानिए आप प्रेस कर रहे हैं घर में, तो अगर आपका जो प्लग है जिसमें आप प्रेस मतलब आप प्लग जो होता है जिसमें आप प्रेस का जो तार है वो लगाएंगे, ठीक है, तो जब आप लगाएंगे तो अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो अगर मानिए प्रेस में करंट आता है कभी तो वो बहुत ज़ोर से आपको लगेगा और मतलब बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो घरों में अर्थिंग का मीनिंग यही होता है कि उस प्लग को सबसे पहले क्या है अर्थिंग से कनेक्ट किया जाता है कि अगर आपके प्रेस में कभी करंट आता भी है तो वो सबसे पहले क्या है उस तार से, जो अर्थिंग वाला तार लगा हुआ है प्लग में, उससे होते हुए वो ज़मीन में चला जाएगा आपका जो करंट है, और आप क्या है करंट से बच जाएंगे। और जो अर्थिंग का तार होता है वो हमेशा ग्रीन कलर का होता है, ये आप याद रखिएगा। रेजिस्टेंस क्योंकि कम होता है इस वजह से क्या है करंट सबसे पहले उसी तार में जाता है, ठीक है। तो ये घरों में इसलिए की जाती है क्योंकि जिससे कि आप करंट से बच पाएँ। तो यही बताया गया है कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को हम भू संपर्कन कहते हैं, मतलब अर्थिंग कहते हैं। विद्युत परिपथ में किसी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले आघात से बचने के लिए हम घरों में भू संपर्कन की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको अर्थिंग वाला, ठीक है। और तार जो होता है वो उसका ग्रीन कलर का होता है, ओके। अब देखिए तड़ित को जानिए। तड़ित क्यों होता है, तो तड़ित इसलिए होता है जब बादलों में क्या है, देखिए जब हमने जैसे चक्रवात या तूफान पढ़ा हमने, तूफान में क्या होती है जो हवाएं होती है वो तेज गति से ऊपर की ओर जाती हैं, ठीक है, वर्षा की बूंदें नीचे आती हैं, तो यहाँ पे जो संघनित जलवाष्प होता है, ठीक है, वो बादल के रूप में रहता है, ठीक है। और जो बादल होते हैं वो कुछ हमारे पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, धनावेश के होते हैं, कुछ ऋणावेश के होते हैं। जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ क्या है बिजली कड़कती है। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारे यहाँ मतलब बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कना की जो लाइट है वो पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या है जो प्रकाश की गति होती है वो ध्वनि की गति से तेज होती है, इस वजह से हमको पहले प्रकाश दिखाई देता है और बाद में ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। अब ये जैसे ही कड़कते हैं तो क्या है फिर बिजली गिरने का ही कारण होता है, ओके। यहाँ पे बताया गया जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच में विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियाँ दिखाई देती हैं, तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है जिसे हम तड़ित कहते हैं। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आने की इस क्रिया को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या, तड़ित से सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, तो तड़ित अगर हमारे यहाँ मतलब बिजली गिर रही है, ठीक है, या तूफान है, उस समय हमको खुले स्थान पर सुरक्षित नहीं होता, हमको खुले स्थान पर नहीं रहना है, किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह पर सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी बस कार में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां दरवाजे आदि बंद कर लें, उसके अंदर रहना सुरक्षित है, बाहर ना निकलें, खुले मैदान में ना रहें, मकान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे ना रहें, ठीक है। यदि आप बगीचे में, जंगल में या फिर छोटे जो वृक्ष हैं उनके नीचे आप शरण ले सकते हैं। यदि खेतों में हैं वहाँ कुछ वृक्ष हैं तो वृक्षों के नीचे रहने से बेहतर खुले मैदान में लेट जाना अथवा सिकुड़कर उकड़ू बैठ जाना अच्छा है, ठीक है। बिजली अथवा टेलीफोन के तारों के खंभों से दूरी बनाए रखना है, किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों से बचना है, ठीक है। कंप्यूटर आदि प्लगों को निकाल देना बेहतर है क्योंकि वहाँ पे क्या करंट आ सकता है ना। झंझा के समय नदी तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है, पानी में करंट आ सकता है, ठीक है। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान पर से बाहर जाना चाहिए। अब तड़ित चालक क्या होते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो हमारी जैसे आपने अर्थिंग अभी देखा उसी के तरीके से होता है लाइटनिंग कंडक्टर। जो बड़ी इमारतें होती हैं, चिमनी, भवन ऐसे होते हैं, तो वहाँ पर क्या है ये लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं आपको मतलब आपको करंट लगने से बचाते हैं। कैसे, तो देखिए जैसे कि भवन के ऊपरी हिस्से में कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना लगाई जाती हैं। उस नुकीली संरचना से तांबे के पत्थर को जोड़कर उसे ज़मीन के 3-4 फीट नीचे ले जाकर तांबे की प्लेट से जोड़ दिया जाता है और मिट्टी से ढक दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, जो भवन इमारतें क्या है तड़ित से सुरक्षित हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि तांबे की पत्थर से होकर जो आवेश है वो क्या है पृथ्वी में चला जाता है और क्या है आपको बिजली का करंट लगने से आपको बच सकते हैं, ठीक है। घरों में लगे पानी के पाइप को छूना भी आपको हानि पहुंचा सकता है। और जब आपके मतलब बिजली कड़क रही हो तो आपको घर से जितने भी आपके प्लग हैं, जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, उन सबसे आपको दूर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भूकंप क्या होता है। तो देखिए भूकंप किस वजह से आता है। भूकंप सबसे पहले जो हमारी अर्थ है उसके नीचे जो प्लेट्स हैं, ठीक है, क्रस्ट
जो है उसके नीचे जो हमारी प्लेट्स हैं उनके अंदर जब टकराव होता है तो क्या है, उसकी वजह से हमारा भूकंप आता है। ठीक है, तो भूकंप का मेन रीज़न ये है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बिहार में क्या है, 1934 में बिहार में आया विनाशकारी भूकंप, 1990 में आया भूकंप, 2001 में आए गुजरात के भूकंप आदि के फ़ोटो। तो ये आपको डेट्स बताई गई हैं कब कब भूकंप आया था। सितंबर 2011 में बिहार में आए भूकंप को आपने महसूस किया होगा। तो सितंबर 2011 में कब आया था, बिहार में भूकंप आया था। अब भूकंप क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, भूकंप पृथ्वी के कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण होता है। जो प्लेट्स होती हैं वो अपने आप को बैलेंस करने के चक्कर में एक दूसरे से कभी कभी रगड़ जाती हैं। ये मानिए आपकी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के नीचे ये आपकी प्लेट्स हैं, ठीक है, तो ये कभी कभी आपस में टकरा जाती हैं या फिर ये आपस में रगड़ खा जाती हैं। इस वजह से क्या है, जो भूकंप है आपको एक भूकंप का झटका महसूस होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि देखिए चित्र में यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि चित्र में स्पष्ट है कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती हैं, मतलब चलती रहती हैं। गति के कारण ये कभी कभी एक दूसरे से रगड़ खा जाती हैं और एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपर पट्टी में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। जो क्रस्ट है हमारी उसमें एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। ओके, इसके बाद ये आपको बताई गई हैं, ये आपकी प्लेट्स हैं जो कि देखिए रगड़ती हुई रगड़ खा गई हैं यहाँ पे, और ये एक दूसरे से पूरी टकरा गई हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका भूकंप आता है। अब देखिए पृथ्वी की भूपर पट्टी पर कंपन, ज्वालामुखी फटना, उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी क्या है, वो जो भूकंप पृथ्वी के प्लेटों के बीच मतलब ये भूकंप आ सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है, देखिए भारत में आए भूकंप की सूची रिक्टर पैमाने के माप के साथ। तो जो रिक्टर स्केल से हम मापते हैं भूकंप को, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। भूकंप से बचाव क्या है, तो भूकंप से बचाव यही है कि जब भी भूकंप आए तो आप मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे छुप जाएं झटकों के रुकने तक। संभव हो तो सर के ऊपर तकिया जैसी चीज़ें रख लें, घर के किसी कोने में खड़े हो जाएं, भारी वस्तुओं से दूर हट के रहने का प्रयास कीजिए जिससे कि वो आपके ऊपर ही ना गिर जाएं, वे वस्तु आपके ऊपर ना गिरें। ठीक है, यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करें, भवनों, बिजली के तारों अथवा वृक्ष से दूर खुले स्थान में जाके लेट जाएं। ठीक है, तो ये आपका रहा सेकंड चैप्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थर्ड, फसल उत्पादन और उसके प्रबंधन। ठीक है, तो फसलों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए हमारा जो राज्य बिहार है वो भी क्या है, कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। और ये आपको नीचे कमेंट करना है और पता करना है कि जो बिहार है वहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न तरह की फसलें उगाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में जो उपजाई जाती है उसे हम खरीफ की फसल हमारी वर्षा ऋतु में उपजाई जाती है। शीत ऋतु में रबी की फसल उगाई जाती है, जबकि गर्मियों में हमारी जायद की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नाम बताने हैं खरीफ, रबी और जायद की फसल के। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं वरना सुन भी सकते हैं। तो देखिए खरीफ की फसल आपकी कौन कौन सी हैं, तो जैसे कि हो गई मूंगफली हो गई, ठीक है, मेज़ हो गई, पैडी हो गई, सोयाबीन हो गया, कपास हो गई। तो ये सारी आपकी खरीफ की फसल हैं। रबी की फसल है आपकी गेहूं हो गया, चना हो गया, पी हो गया, सरसों हो गया, लिनसीड हो गया, ये सारी आपकी क्या है, रबी की फसल हैं। जायद की फसल अगर पूछी जाती हैं तो जैसे कि आपका वाटरमेलन हो गया, खीरा हो गया, कुकुम्बर हो गया, मस्क मेलन हो गया, मूंग हो गया, ये सारी क्या है आपकी, करेला, बिटर गार्ड जो हो गया, ये सारी आपकी जायद की फसल है। ठीक है, तो ये आपको एक बार देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, फसल के उत्पादन के लिए हमको क्या क्या करना होता है। ये आपको सीरीज़ में लगा के पूछा जा सकता है कि पहले क्या करते हैं फिर क्या करते हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, मिट्टी को तैयार करना होता है। फिर हमको मिट्टी तैयार करने के बाद बोने के लिए बीजों का चयन करना पड़ता है, अच्छे बीजों का। उसके बाद हमको बुवाई करनी होती है उन बीजों की। उसके बाद सिंचाई करनी होती है, फिर हमको निकौनी करनी होती है, फिर कटाई और फिर गहराई, उसाई, सफाई, ये सब करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको लाइन से पता होनी चाहिए हमको कैसे कैसे एक फसल को उगाना है। इसके बाद नेक्स्ट सबसे पहले हम एक एक करके अब इसको देख लेते हैं।
और ये नेक्स्ट में यहाँ पे 8th यहाँ पे कट गया है, भंडारण है, मतलब उसको स्टोर करना भी होता है। तो देखिए सबसे पहले हम मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए मिट्टी की तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसको उलटने पलटने को, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे करने को हम क्या बोलते हैं, जुताई कहलाती है। अब जुताई के लिए पहले हम हल का प्रयोग करते थे, जो कि लकड़ी का बना होता था। मिट्टी की गुड़ाई के लिए हल में लोहे का फाल लगाया जाता था। हल से जुताई के लिए एक जोड़े बैल की मदद ली जाती थी। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे क्या है, मिट्टी की जुताई से पौधों की जो जड़ें हैं वो गहराई तक जा सकती हैं, पोषक तत्व प्राप्त कर पाते हैं। ह्यूमस जो होती है वो पौधों की जड़ों तक पहुँच पाती है। केंचुए तथा जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो वृद्धि की संभावना वहाँ बढ़ जाती है। ह्यूमस का निर्माण तेजी से होने लगता है। इस तरह हम देखते हैं कि बुवाई से पूर्व मिट्टी तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, जो केंचुए होते हैं वो भी क्या है, मिट्टी को उलटने पलटने का काम करते हैं। इसीलिए जो केंचुआ है उसको क्या है, किसान मित्र कहा जाता है, क्योंकि वो भी क्या करता है, इसी तरह मिट्टी को उलटने पलटने का काम करता है, जिससे जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, ह्यूमस उसमें अच्छी हो जाती है, और जो पोषक तत्व हैं वो जड़ों तक जाने लगते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड यहाँ पे स्टेप क्या है, बीजों का चयन। तो बीजों का चयन हमको करना है। सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे करेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ सीड के लिए मानिए आपने जो भी मतलब बीज लिए हैं उनको आप एक पानी में डाल सकते हैं, मतलब एक गिलास में पानी लीजिए, उन्हें डाल दीजिए बीजों को। जो बीज ऊपर तैरते हैं वो आपके खोखले बीज होते हैं, अच्छे बीज नहीं होते, वो इसी हल्के होते हैं, इस वजह से वो तैरने लगते हैं, तो वो आपके अच्छे बीज नहीं हैं। जो बीज नीचे बैठ जाते हैं वो आपके क्या हैं, शुद्ध बीज हैं, अच्छे बीज हैं, उनको आप बो सकते हैं। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है कि आप चयन कैसे करें अच्छे बीजों का। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं बुवाई, मतलब सोइंग करते हैं। तो कैसे करते हैं बुवाई, कुछ बीज सीधे मिट्टी में डाल दिए जाते हैं, छिटक दिए जाते हैं, जैसे कि गेहूं के, जौ के, मसूर के। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्या है, हम पहले बोते हैं, कुछ दिन बाद जब वो थोड़े पौधे उनके बड़े हो जाते हैं तो उनको उखाड़कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयारी का रोपण दोबारा से लगाया जाता है। तो ये खेती आपने कहाँ देखी है, तो ये खेती आपने धान की खेती में ज़रूर देखी होगी। धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधों को मोरे कहते हैं, जिसे उखाड़कर दूसरे खेत में बोते हैं। ठीक है, इसके बाद बुवाई के बाद क्या है, पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी को ढक दिया जाता है, मतलब मिट्टी से ढक दिया जाता है, उसे ऊपर ऊपर नहीं ऐसे करना है, मतलब मिट्टी से ढक देना है बोने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं खाद में उर्वरक मिलाना, मतलब फर्टिलाइजर्स या फिर मेन्योर मिलाना। तो जैसे जो हमारी खाद होती है वो कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होती है। जो भी पौधों से, जानवरों से जो भी गोबर, बेकार साग सब्जी, पौधे, पत्ती, ये सब होते हैं, ये सब मिलके क्या है, कार्बनिक खाद बनाते हैं। ये क्या है, ये पदार्थ गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है, जो उसमें, और इसके अंदर क्या है, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो बेकार पदार्थों को क्या है, अपघटित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं पूरा, और इस प्रकार से जो खाद तैयार होती है वो कंपोस्ट कहलाती है, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन क्या है, खाद खेतों में अनेक बार फसल उगाने से क्या है, मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं उनमें कमी आ जाती है। तो मिट्टी के पोषक तत्वों को पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। ठीक है, तो ये खाद क्यों डाली जाती है, पोषक तत्वों को देने के लिए मिट्टी को। खाद के अलावा भी क्या है, कुछ ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिससे क्या है, उर्वरक कहते हैं हम जिनको। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, पोटेशियम सल्फेट, ये सब आपके क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं। ये मिट्टी को क्या है, विशेष पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, मतलब कि सॉल्युबल होते हैं, और पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। फसल पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमको उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर के स्थान पे हमको मेन्योर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अथवा दो फसलों के बीच में हमको कुछ समय तक खेतों को खाली भी छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बार बार उसी खेत में फसल करते हुए जा रहे हैं, और हमको चेंज भी करना चाहिए। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स आपने सुना होगा। ऐसा नहीं कि हम एक जो फसल लगा रहे हैं अगली बार भी वही फसल लगा रहे हैं, वो अगली बार भी वही फसल लगा रहे हैं, तो हमको चेंजिंग भी करते रहना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, ये आपको उर्वरक और खाद के बीच में डिफरेंस भी बताया गया है। उर्वरक हमारा अकार्बनिक लवण है, और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि गोबर, मानव अपशिष्ट, पौधे और जो भी अवशेष होते हैं उनको डिकम्पोज होने से मिलती है। उर्वरक क्या है, फैक्ट्रियों में उसका उत्पादन फैक्ट्रीज में होता है, और ये खेतों में बनाई जाती है। एक गड्ढे में क्या है, सारी ये जो पेड़ों की पौधे, पत्ती, अपशिष्ट पदार्थ, मानव का मल, ये सब एक गड्ढे में तैयार कर लिया जाता है, फिर इसको मिट्टी से ढक दिया जाता है, और इसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज हैं,
ठीक है। ये सब उसको डिकम्पोज करते हैं, उन सारी चीज़ों को सड़ा गला के, उससे जो फिर ये जो खाद बनती है वो आपकी खाद होती है, ठीक है। इसके बाद जो उर्वरक होते हैं वो मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, मतलब मिट्टी को उनसे ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, लेकिन खाद क्या है, खाद से क्या है, मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक के पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता होती है। ये पौधों में क्या है, जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पोटेशियम और फॉस्फोरस से अच्छे से प्रदान कर पाते हैं। लेकिन खाद क्या है, इसके अंदर क्या है, पोषक तत्वों की कमी होती है। मतलब ये पूर्ण तरीके से जैसे मिट्टी को अगर नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, तो वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं दे पाती जितना अच्छा फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं। तो ये इनके बीच में डिफरेंस हो गया। इसके बाद हमको जैविक खाद के यहाँ पे लाभ बताए गए हैं। तो देखिए लाभ तो बहुत सारे हैं। जैविक खाद से मिट्टी को जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, मिट्टी भुरभुरी सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस का जो एक्सचेंज है वो ईजिली हो पाता है। मित्र जो जीवाणुओं की संख्या वृद्धि हो जाती है, केचुए हो गए आपके, मिट्टी का गठन में सुधार हो जाता है। इसके बाद हम सिंचाई पे आते हैं। तो सिंचाई के यहाँ पे दो मेन मतलब पॉइंट्स बताए गए हैं, दो टाइप बताए गए हैं। तो जो पौधे को जीवित रखने के लिए जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जल क्या है, पौधों के लिए अत्यंत ज़रूरी है। तो सिंचाई के लिए यहाँ पे दो टाइप बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए फसलें अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो अलग अलग फसल को अलग अलग तरह की सिंचाई चाहिए। मतलब किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए। तो देखिए सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी प्रकार पर निर्भर करती है फसल के। जैसे कि बरसात में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, जाड़े में सप्ताह में एक बार, और गर्मी में 2 से 3 बार अंतर हो जाता है सिंचाई में। गर्मियों में ज़्यादा पानी चाहिए, सर्दियों में कम चाहिए, बरसात में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब जैसे धान और गन्ने के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनको सिंचाई ज़्यादा चाहिए, उनको पानी ज़्यादा चाहिए। लेकिन क्या है, सरसों, चना, अलसी, तीसी आदि में क्या है, कम पानी की ज़रूरत है। इसी प्रकार की मिट्टी भी अलग अलग होती हैं, तो जिनकी मतलब सिंचाई दर उन पर निर्भर करती है। जैसे बलुई मिट्टी में क्या है, जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि उसके कण बड़े होते हैं, इस वजह से वहाँ पे क्या है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। विपरीत अगर चिकनी मिट्टी ले लें, उसके कण पास पास होते हैं, वो जल को क्या है, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है अपने अंदर, तो यहाँ पे कम सिंचाई की ज़रूरत होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं। ये आपको पता है, कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील आदि ये सब हैं। अब सिंचाई की विधियां यहाँ पे बताई गई हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 सिस्टम बताए गए हैं। पहला है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ये वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपकी जो भूमि है वो प्रॉपर नहीं, इरेगुलर है, जहाँ पे जल क्या है, कम मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ पे क्या है, मतलब पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाला नोजल लगा देते हैं, जो घूमता रहता है, और वो क्या है, पूरे मतलब खेतों में ऐसे पानी देता रहता है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है, बलुई मिट्टी के लिए सबसे अच्छा है। यहाँ पे फोटो दी गई होगी, ये आपका फोटो। यहाँ पे एक पाइप है और इसके ऊपर ये ऐसे नोजल फिट कर देते हैं, और ये नोजल इस तरीके से घूमती रहती है, और ये चारों ओर आपके खेतों में क्या है, पानी देती रहती है। इसके बाद दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है, ये जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप संयंत्र कहते हैं। यह फलदार पौधों में पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। वैसे दोनों ही जल की कमी के जो क्षेत्र हैं उनके लिए वरदान है, लेकिन जो ड्रिप सिस्टम है वो और ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे क्या है, बूंद बूंद करके हर एक पौधे को क्या है, पानी मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम निराई देख लेते हैं। तो निराई क्या होता है, अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। और देखिए जैसे क्या है, जब हम खेत में फसल लगाते हैं उसके साथ साथ क्या है, कुछ अवांछनीय मतलब ऐसे ही उग जाने वाले पेड़ भी उग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो मुख्य फसल है उसका क्या है, भोजन, उसका जो जल है वो भी लेने लग जाते हैं। मतलब क्या है, जो हमने पौधा लगाया है उसको जो मिलना चाहिए था, अब उसका शेयरिंग हो जाती है वहाँ पे, कि वो पौधा भी लेने लगता है। तो हमको ऐसे जो बेकार पौधे उनको हटाना होता है, उन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं, तो उसको हटाना हमारी निराई कहलाती है, ठीक है। अब किसान बहुत सारे तरीक़ों से खरपतवार को हटाता है। पहला तो यही है कि उखाड़ दिया जाता है उनको वहाँ से, ठीक है। उखाड़ कर क्या है, सूखे खरपतवार को मिट्टी में मिल जाते हैं, इससे खरपतवार खुरपी हाथ से भी हटाया जाता है। रसायनों के प्रयोग करके भी खरपतवार को हटाया जाता है। और जब हम इसके अंदर जो भी रसायन छिड़कते हैं उससे पहले हमको अपने मुंह और नाक को ढक लेना चाहिए, जिससे कि वो हमको मतलब हार्म ना करे। इसके बाद फसल की कटाई आती है, हार्वेस्टिंग आती है। तो देखिए कब कब कौन कौन सी फसलें काटी जाती हैं ये बताया गया है। तो खरीफ की फसलें जो होती हैं,
जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि ये सितंबर से अक्टूबर माह में ही की जाती है, जबकि रबी की फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। कटाई के बाद क्या है, फसल को थ्रेशिंग विधि द्वारा भूसा अलग कर दिया जाता है। तो थ्रेशिंग विधि के द्वारा क्या है, यहाँ पे भूसे को अलग कर दिया जाता है कटाई में। कटाई के बाद उसके बाद कटाई के पर्व यहाँ पे बताए गए हैं, बहुत सारे हैं। तो देखिए कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि ये सब क्या हैं, फसल की कटाई से जुड़े हुए पर्व हैं। ठीक है, इसके बाद भंडारण मतलब स्टोरेज की बात आती है। तो देखिए भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना बहुत ज़रूरी है, गीला रह जाएगा सड़ जाएगा। ठीक है, ताकि इससे नमी समाप्त हो जाए। हम जब गेहूं भी घर लेके आते हैं तो गेहूं को पहले धोया जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है, तब उसको टंकियों में भरा जाता है। तो क्या है, सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि वो अनाज खराब ना हो। इसके बाद अनाज को चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए क्या है, भंडार गृहों में साइलो, लोहे के टिन का ड्रम या कोठी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नमी एवं तापमान को नियंत्रित किया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI, ठीक है, के माल गोदामों में करते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पे बताया गया था खाने के बारे में। और भंडारण, हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र अथवा कोठियों में करते हैं। ठीक है, ये आपको बताना था। तो ये था आपका 3rd चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं आपका 4th, बल जोर से आजमाइश। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि बल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बल क्या होता है कि जब आप किसी वस्तु को, जैसे कि कोई बॉल है, बॉल अब क्या है, बिल्कुल जो उसकी स्टेट है वो बिल्कुल रेस्ट में थी, अब आपने उसमें क्या है, पैर मारा। पैर मारने से क्या हुआ, वो आगे की ओर चली गई। अब उसकी जो दिशा थी, जो उसकी गति थी, वो चेंज हो गई। इसको क्या कहते हैं, आपने एक धक्का मारा उसके अंदर और आपने उसकी गति को, उसकी दिशा को, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ये आपका क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। और फोर्स को हम किसके अंदर नापते हैं, तो जो इसकी इकाई है, यूनिट है, वो है आपकी न्यूटन। ठीक है, फोर्स आपको समझ आया, जिससे क्या है, किसी भी वस्तु की स्थिति या विराम की या गति की अवस्था परिवर्तित हो जाए और उसकी दिशा बदल जाए, वो हमारी बल कहलाती है। ठीक है, और बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या फिर खिंचाव है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए जब यहाँ पे बुक क्या है, रेस्ट की पोजीशन में थी, आपने उसे ज़रा सा धक्का मारा, अब वो क्या है, आगे की ओर खिसक गई। तो ये आपका क्या है, फोर्स है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ये देखिए जब आप क्या है, सेम डायरेक्शन में लगाते हैं। एक मानिए संदूक है, संदूक को 2 लोग धक्का लगा रहे हैं। अगर 2 लोग एक डायरेक्शन से धक्का लगाएंगे तो क्या है, वो संदूक क्या है, आगे की ओर मूव करेगा। यहाँ पे ये 2 लोग यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, आगे की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फोर्स लग रहा है। तो सेम डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या है, हमारा पॉजिटिव मतलब आगे की ओर चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, और प्लस हो जाते हैं, मतलब हमारे जो फोर्स है वो प्लस हो जाता है। मानिए ये 2 न्यूटन लगा रहा था, ये भी 2 न्यूटन लगा रहा था। अब ये जो हमारा टोटल फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है संदूक पे, तो 4 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो फोर्स है वो ऐड हो गया। लेकिन सेम अगर यही हमारा मानिए संदूक है, ठीक है, ये संदूक है, अब एक आदमी यहाँ से बल लगा रहा है 2 न्यूटन का और एक आदमी यहाँ से भी बल लगा रहा है 2 न्यूटन का, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फोर्स है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। और ये जो बॉक्स है ये तो हमारा मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि हम क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और अगर मानिए ये 2 न्यूटन का लगा रहा है और ये 4 न्यूटन का लगा रहा है, ठीक है, तो ये किस दिशा में जाएगा, ये इस दिशा में जाएगा। जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगा उस तरफ हमारी क्या है, चीज़ जाएगी। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आपने रस्सी कशी का खेल भी देखा होगा, और ये एग्जांपल भी है, जो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा चीज़ उसकी तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं बलों की तलाश। ये देखिए जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया वो नीचे ही आ गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक आदमी लगा रहा है, यहाँ पे 2 आदमी लगा रहे हैं, तो जो फोर्स है वो क्या है, प्लस हो जाएगा। लेकिन जब ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा। ओके, ये रस्सी कशी का खेल है, ये आपने खेला भी होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो ज़्यादा बल लगाता है उसकी तरफ ही क्या है, हमारा फोर्स चला जाता है। ठीक है, मतलब वहीं क्या है, वो लोग जीत जाते हैं। तो ये बताया गया है, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगे हुए बल जुड़ जाते हैं, किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हों उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछी गई हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो हम ये देख लेते हैं सबसे हैं। तो देखिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर
क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि उन्हें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं इस चीज़ से मतलब है। मानिए कि हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, ये सर्कल है आपका, जो इसका एरिया है इस सर्कल का वो है आपका 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में, हमको इस चीज़ से मतलब नहीं होता, इसमें हमको मतलब है कितना ये एरिया कवर कर रहा है। हम कहीं पे घर लेते हैं तो घर में हमको इस चीज़ से मतलब होता है कि हमने कितने स्क्वायर फीट में, मानिए हमने अपना जो घर है वो 4000 स्क्वायर फीट में बनाया है, ठीक है, और इसकी हमको लोकेशन से पता मतलब पड़ता है कि ये कहीं अच्छे इलाके में है या फिर बीच है इसके पास या फिर मंदिर है इसके पास, मतलब लोकेशन से हमको पड़ रहा है मतलब। और हम किसी को बताएंगे कि हमने 4000 फीट में स्क्वायर फीट में घर बनाया, तो वहाँ क्या है, आपके एरिया को देखा जा रहा है। तो जिन चीज़ों का क्या है, जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ एरिया पे होती है, लोकेशन पे होती है, ठीक है। मतलब क्या है, जिन चीज़ों के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो चीज़ें हमारी स्केलर होती हैं। इसके अंदर आपका आ जाता है डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी, टेम्परेचर, एरिया, ये सब क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है जिसमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। उससे ही अपोजिट क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये बॉक्स को सरकाना है, मतलब खिसकाना है, तो जब आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, इसके इधर फोर्स लगाएंगे, जब ये इस तरफ क्या है मूव करेगा, मतलब इस डायरेक्शन की ओर मूव करेगा, तो यहाँ पे आपको अपने फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन भी क्या है, मतलब डायरेक्शन जब आप उसी डायरेक्शन में लगाएंगे जब भी ये मूव कर पाएगा, ठीक है। अगर आपको इस डायरेक्शन में इसको मूव कराना है तो आप इधर से फोर्स लगाएंगे तब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। और तो इसके एग्जाम्पल आपके क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल आपके होते हैं जैसे कि आपका हो गया वेलोसिटी, हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया मोमेंटम, हो गया, ये सब क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसका अर्थ हुआ स्थिर वस्तु पर जब बल लगाया जाए तो वह गतिशील हो सकती है। गतिशील वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति और बढ़ जाती है, और जब बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो परिणाम स्वरूप वस्तु की गति मंद हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है। देखिए जब हम किसी चीज़ पे, किसी बॉक्स पे हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या है, चीज़ आगे की ओर बढ़ेगी, ये हमारी क्या है, फोर्स है। अगर हम इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही तेज़ी से ये बॉक्स आगे को बढ़ेगा, मतलब इसकी गति बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसके अपोजिट में कोई फोर्स लगता है, ठीक है, तो जब, और उसका बल क्या है, इस फोर्स से जब ज़्यादा होगा, लगने वाले बल से जो आपका अपोजिट फोर्स है वो ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ क्या है, यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या है, वस्तु की गति मंद हो जाती है, ठीक है। मतलब आपने एक बॉल में पैर मारा, पहले वो थोड़ी दूर तक गई जो आपने फोर्स लगाया, लेकिन उस पर एक अपोजिट फोर्स भी वहीं से लगता है, और कुछ टाइम बाद क्या है, वो जो बॉल है वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बल के प्रभाव को यहाँ पे बताया गया है। तो बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया है, बल के प्रयोग गतिशील वस्तु का दिशा बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल का प्रयोग गतिशील वस्तु को गति देने के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ाया जा सकता है, मतलब उस वस्तु की गति को घटाया भी जा सकता है, शून्य भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इसके बाद इंपॉर्टेंट है बल के प्रकार यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बल आपके दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल, ठीक है। तो संपर्क बल वो होते हैं जिसमें डायरेक्टली टच हो रहा है, वो होते हैं हमारे संपर्क वाले, और असंपर्क होते हैं जो कि जिसमें हम टच नहीं कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर खुद से लग रहे हैं। तो संपर्क बल यहाँ पे पेशीय बल, मतलब मसल फोर्स जो हो गया, ठीक है, और जो आपका हो गया घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स जो हो गया, तो वो आपके क्या है, संपर्क बल के उदाहरण है। अब देखिए पेशीय बल, जब हम किसी बाल्टी को पकड़े बगैर क्या उठाया जा सकता है, तो नहीं उठाया जा सकता। बर्तनों को बिना छुए धकेला जा सकता है, तो नहीं। घोड़ा गाड़ी को बिना घोड़े के कैसे गति प्रदान की जा सकती है, नहीं। तो साधारणतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए शरीर के किसी अंग से उसका संपर्क होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पेशीय बल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल है। हमारे शरीर के पेशीय बल के कारण हमारे शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाकलाप हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखिए बोझ ढोने वाले जंतु भी कार्य संपादन हेतु पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जैसे गधे को आप ले सकते हैं, क्योंकि पेशीय बल तभी लगता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। इससे
इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संपर्क बल में जो हमारा है, इसमें क्या है, हमारा बॉडी का कोई भी अंग क्या है, टच होगा। उसके बाद है घर्षण बल। घर्षण बल क्या है, संदूक या अलमीरा, गेंद तथा साइकिल की गति सतह पर फर्श के साथ होती है। ठीक है, यहाँ पे टच किसके साथ हो रहा है, पेशे बल में हमारी मसल टच हो रही थी। ठीक है, हमारी मतलब बॉडी टच हो रही थी। और घर्षण बल में क्या है, जो संदूक, अलमीरा या गेंद, साइकिल है, इनकी सतह किससे टच हो रही है, फर्श से टच हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या है, मतलब आपको संपर्क बल के लिए क्या है, टू सरफेसेस की जरूरत है जिनके अंदर क्या हो, मतलब कनेक्शन हो, रिलेशन हो। ठीक है, असंपर्क बल कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट टच नहीं हो रहा है, दो सरफेस नहीं है वहाँ पे। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैग्नेट फोर्स जो होता है। ठीक है, चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जो कि हम पे लग रहा है ज़मीन के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है, प्रकृति में ऐसे बल भी हैं जो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क किए लगते रहते हैं। जैसे नल को खोलिए, जल नली के मुंह से पृथ्वी की ओर ही गिरता है। ठीक है, अपने हाथ में कलम पकड़िए, कलम को छोड़कर देखिए, कलम नीचे गिरेगी, इससे पृथ्वी ने खींचा है। तो ये आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे बता देते हैं चुंबकीय बल क्या है। तो चुंबकीय बल का प्रयोग आप कर चुके हैं, जैसे कि विद्युत बल के विभिन्न प्रयोगों में कर चुके हैं। ऐसे बल, ये ऐसे बल हैं जो दो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क किए लगते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, चुंबकीय बल कहलाते हैं। जैसे आप दो मैग्नेट्स को दूर दूर रखिए, वो क्या है, आपस में आके खुद अट्रैक्ट हो जाती हैं, आपको चिपकाने की खुद से ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आके अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो वो क्या है, आपका चुंबकीय बल होता है। तो यह हुआ आपका चैप्टर 5। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। जो चैप्टर है इसमें हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है। ओके, तो देखो, मिट्टी से सबसे पहले ये बात बताई गई है, मिट्टी से बारिश के मौसम में जब हम बाहर से वातावरण में क्या है, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो वो क्यों आती है, तो जो मिट्टी में पाए जाने वाले असंख्य जीवाणु होते हैं, वो क्या देते हैं, उन्हीं की वो खुशबू होती है। जब वर्षा जो है मिट्टी पर पड़ती है, तो वहाँ से वो सौंधी सौंधी खुशबू का हमको एहसास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए, जैसे कि पाव रोटी और जो हमारी रोटी होती है, उस पर क्या है, उभरने वाली धब्बेदार संरचनाओं का अवलोकन आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कर सकते हैं। वास्तव में धब्बेदार संरचनाएं सूक्ष्म जीव ही हैं। तो ठीक है, जैसे कि ब्रेड पे आपने देखा होगा कि फफूंद आ जाती हैं, तो ये सब क्या है, हमारे सूक्ष्म जीव ही होते हैं, जिनको हम क्या है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो देखो, माइक्रोस्कोप किस लिए हेल्प करता है, जो चीज़ें जो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं, उनको हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या है, हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और क्या है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, मिलीलीटर के हजारवें, लाखवें और उससे भी, उस भाग से भी छोटे होते हैं। ठीक है, और जो हमारे विद्यालय में विज्ञान किट या प्रयोगशालाओं में जो माइक्रोस्कोप यूज़ होता है, उससे हम क्या है, सूक्ष्म जीव का आकार सामान्यतः 25 से 400 गुना बढ़ा करके देख सकते हैं। सूक्ष्म दर्शी के अंदर 2 लेंस लगे होते हैं। ऊपर लगे लेंस को हम आईपीस कहते हैं, नीचे चकती पर 2 या 3 लेंस लगे होते हैं। इस वस्तु लेंस, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक है, और हम अलग अलग आवर्धन क्षमता के 3 लेंस लगे रहते हैं, जिससे कि क्या है, हम छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। इसके बाद ये आपका माइक्रोस्कोप का चित्र है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले क्या है, जो महान एक डच वैज्ञानिक थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने क्या किया था, इस यंत्र की खोज से संभवतः पहली बार सूक्ष्मदर्शी सन 1668 में बनाया था। ल्यूवेनहॉक ने अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवों को देखा, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो माइक्रोस्कोप को सबसे पहले 1668 में किसने बनाया, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बनाया। और इसके लगभग 200 वर्ष बाद क्या है, जो पाश्चर थे, उन्होंने ये बताया कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, वो यीस्ट की वजह से होती है। और इसी तरह फिर क्या है, जो माइक्रोस्कोप की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ अनेक जीव वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों के अद्भुत संसार और संबंधित रोचक जानकारियां दी। अब इसके बाद यहाँ पे जो सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण है, वो 4 भागों में किया गया है। सबसे पहला है हमारे जीवाणु, फिर है प्रोटोजोआ, फिर है कवक, फंजाई, फिर है एल्गी। और इसके बाद भी क्या है, कुछ ऐसे अतिरिक्त सूक्ष्म जीव हैं जो कि क्या है, अति सूक्ष्म संरचना वाले विषाणुओं का भी एक अलग वर्ग है। विषाणु क्या होते हैं, विषाणु क्या है, ना तो अभी तक इनको सजीव माना गया है, ना ही निर्जीव माना गया है, क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि जैसे ही उनको क्या है, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है, अनुकूल स्थितियाँ मिलती हैं, वो डेवलप करने लग जाते हैं। वरना वो जब तक क्या क्या रहते हैं, जब तक तो वो बिल्कुल रेस्ट में रहते हैं, कुछ भी क्रिया नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो वो क्या है, डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। तो ये विषाणुओं के बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेप्स अलग अलग हो सकती हैं। तो जो भी हमारे जीवाणु है, विषाणु हैं, उनकी शेप्स कैसी कैसी होती है जीवाणुओं की, ये बताया गया है। तो देखिए स्पाइरल होते हैं कुछ हमारे बैक्टीरिया, कुछ हमारे छड़ीनुमा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे जैसे क्लमाइडोमोनास है, इसकी ओवल शेप्ड है, ठीक है। अमीवा है, इसकी तो इरेगुलर शेप है। पैरामीशियम हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे जितने भी बैक्टीरियाज हैं, इनकी अलग अलग आपको यहाँ पे शेप्स बताई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है सूक्ष्म जीवों का निवास। तो देखिए जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर भी प्रेजेंट है, हमारे बाहर वातावरण में भी प्रेजेंट है। अब ये क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ में भी पाए जाते हैं, मतलब ये सब जगह पाए जाते हैं। बर्फीली चट्टान, गर्म झरने, मरुस्थल, समुद्र की तली, दलदल आदि सभी जगहों पर, ठीक है, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। लेकिन क्या है, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मतलब जैसे ही इनको कोई एक ऐसा प्रॉपर क्या मतलब एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है, तो उसके अंदर ये क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे, उसके बाद ही डेवलप करते हैं। लेकिन अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जबकि कुछ जीवाणु या कवक क्या है, समूह या झुंड में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कुछ परजीवी या सहजीवी रूप में दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, मित्र की तरह होते हैं, कुछ शत्रु की तरह होते हैं। तो मित्र की तरह देखिए, जैसे कि यीस्ट हो गया, जो कि हमको बहुत सारी चीज़ें बनाने में हेल्प करता है, केक में, ठीक है, और जितनी भी ड्रिंक्स है बनाने में वो हमको यूज़ में आता है, यीस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाने में या फिर वैक्सीन्स बनाने में हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे मित्रों की तरह भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे शत्रु भी हैं जो कि हमारी चीज़ों को सड़ा देते हैं, ठीक है। तो सड़ाने का काम हमारे खाने को कौन करता है, जो शत्रु होते हैं वो करते हैं, ठीक है। अब देखिए उपयोगी या मित्रवत सूक्ष्म जीव, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए जैसे कि मिट्टी को भी बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, ठीक है, किसकी, सूक्ष्म जीवों की। तो इस तरीके से वो कृषि में भी हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बताया गया घरेलू उपयोग क्या है इनका। जैसे दही में पाया जाने वाला जो लैक्टोबैसिलस होता है, वो दूध के अंदर क्या है, तेजी से गुणन करके क्या है, दही में बदल देता है दूध को, और जीवाणुओं की सक्रियता के कारण ही हम दूध से पनीर प्राप्त कर पाते हैं। तो ये हमारे हेल्पफुल ही रहे। जलेबी के लिए जब हम मैदा, इडली का डोसा या पिसे हुए चावल, उड़द दाल का जो हम है उसको 8-10 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, इसके अवधि में क्या है, जीवाणुओं की सक्रियता घोल क्या है, काफ़ी बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, और इडली डोसे जब बनते हैं तो वो भी स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से क्या है, हेल्पफुल होते हैं। जैसे यीस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे गुथा हुआ जो मैदा का आटा है वो फूल जाता है, उसकी क्या है, उसका आयतन बढ़ जाता है। वो तो क्यों बढ़ जाता है, तो देखिए जैसे कि जब ये यीस्ट है जो इनके अंदर श्वसन होता है, उसके कारण क्या काफ़ी मात्रा में CO2 रिलीज होती है, और ये जो CO2 है, इसके कारण मैदा में खमीर बनता है और उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे औद्योगिक उपयोग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे सिरका बनाने के लिए सिरका ईख, जामुन आदि फलों से बनता है, ठीक है। तो ये फलों से बनता है, कैसे बनता है, इन सबको सड़ा के जो भी हमारे ये बैक्टीरियाज हैं ये सब क्या है उस पर कार्य करते हैं, उसके बाद हमारा सिरका तैयार होता है, ठीक है। जैसे किण्वन की प्रक्रिया की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने 1857 में की थी। तो देखिए जैसे कि यीस्ट हो गया, यीस्ट जैसे सूक्ष्मजीव जौ, गेहूं, चावल या फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा पर क्रिया कर उसे अल्कोहल, सिरका आदि में बदल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको उद्योग में हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है, ये आपको CO2 गैस का क्या है आइडेंटिफिकेशन बताया गया है कि आप लाइम वाटर लीजिए, एक गिलास में लाइम वाटर के अंदर आप गैस को पास कीजिए, जो भी गैस आपको पता करनी है कि ये कौन सी गैस है। अगर आप वो गैस इस लाइम वाटर के अंदर पास करते हैं और ये लाइम वाटर का कलर अगर आपका दूधिया रंग का हो जाता है, तो इसका ये टेस्ट है कि जो आपने इसके अंदर गैस डाली थी वो CO2 ही थी, ओके। तो ये आपको टेस्ट बताया गया यहाँ पे। अब औषधीय उपयोग की बात करें तो देखिए सूक्ष्म जीवों का एंटीबायोटिक दवाएं बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो मार देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये एंटीबायोटिक दवाएं भी सूक्ष्म जीवों के संवर्धन से ही बनती हैं। जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि ऐसे कुछ एंटीबायोटिक हैं जिनका निर्माण जीवाणु, कवक आदि के संवर्धन से किया जाता है। और जो सबसे पहली जो आपकी एंटीबायोटिक दवाई है वो किसने बनाई है, तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। एंटीबायोटिक दवाई बनाई थी, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताई गई है, देखिए एंटीबायोटिक हमको अधिक मात्रा में भी उपयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या है, ये हमारे जो शरीर के अंदर जो विशेष एक आहार नाल में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, जो विटामिन B12 के उत्पादन में मदद करते हैं, उसको नष्ट कर देती है।
एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इससे हमारे शरीर और स्वास्थ्य दोनों को प्रभाव पड़ता है। अब एक क्या है, पोलियो के बारे में बताया गया है, 2 बूंद जिंदगी की, ये नारा आपने काफ़ी सुना है। तो पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। पोलियो विषाणु से बचाव के लिए 5 साल तक की उम्र जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, जिससे उनके शरीर में सूक्ष्म जीव के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे चेचक, क्षय, हैजा, हेपेटाइटिस। तो इन बीमारियों से बचाव के लिए क्या संबंधित रोग या टीका या वैक्सीन दी जाती है, जो वैक्सीन भी सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती है। वैक्सीन हमारी बॉडी में क्या करती है, जैसे मानिए हमने चेचक के लिए क्या है वैक्सीन दे दी बच्चे को चेचक नहीं हुआ था लेकिन हमने उसको वैक्सीन दे दिया। वैक्सीन क्या करती है, जो बॉडी जब जैसे ही इसके अंदर ये चेचक की जो वैक्सीन गई तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है। एंटीबॉडीज़ क्या करती है, उससे फाइट करने में हेल्प करती हैं और क्या है उसको ख़त्म कर देती हैं, चेचक से ठीक कर देती हैं। लेकिन अब जब चेचक तो हमारा ठीक हो गया, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये जो एंटीबॉडीज़ है ना, ये मेमोरी सेल्स के रूप में क्या है स्टोर हो जाती हैं। मतलब मेमोरी की तरह ये कि अगली बार अगर जब बच्चे को कभी चेचक होगा तो वो एंटीबॉडीज़ क्या है बिल्कुल तैयार रहेंगे कि हाँ ये बीमारी हमारे पास पहले भी आई थी, अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अटैक करते हैं और बहुत जल्दी वो आदमी क्या है सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना टाइम उसने सही होने में लगाया उससे आधे टाइम में वो सही हो जाएगा, क्योंकि अब बॉडी के पास क्या है मेमोरी सेल्स हैं, उन्हें पहले से पता है कि हाँ ये रोग हमारे पास पहले भी आया था। तो इस वजह से क्या है ये जो वैक्सीन्स हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो चेचक के टीके की खोज है वो 1798 में वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने की थी, ये आप बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कृषि में सूक्ष्म जीव की बात की गई है। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनके उचित विकास के लिए खासकर प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन की अति आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे क्या है उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले लें, ठीक है, तो वो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या है इन मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो चेंज करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जिससे कि प्लांट से ले पाए। जैसे कि आपका राइजोबियम हो गया, तो राइजोबियम क्या है एक जो फार्मर है उसका हेल्पफुल फ्रेंड ही हुआ, ठीक है, जो कि क्या है पेड़ पौधों को नाइट्रोजन देने का काम कर रहा है, चेंजिंग कर रहा है किसकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की, ओके। इसके बाद पर्यावरण की साफ सफाई, इसके बारे में बात बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव भी हैं जिनसे हमको क्या है मनुष्य में सूक्ष्म जनित रोग देखे जा सकते हैं, जैसे कि अक्सर विशेषकर मौसम में बदलने वाले अनेक रोग हैं, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, तो ये किस वजह से होता है, वायरस की वजह से हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये विषाणु वायरस जनित रोग है, इसमें क्या है ग्रसित व्यक्ति छींकने पर जल की बूंदों के साथ असंख्य वायरस हवा में मिल जाते हैं और जो इनके संपर्क में आता है उसको भी क्या है सर्दी जुकाम हो जाता है। सर्दी जुकाम अतिरिक्त हैजा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि भी सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कुछ रोग ऐसे हैं जैसे कि मलेरिया आपका हो गया, ये हमारे रोग वाहक मतलब वेक्टर के थ्रू फैलते हैं। कैसे, तो देखिए टाइफाइड आदि सूक्ष्म जीव जनित रोगों का प्रसार इन रोगों के वाहकों की भूमिका होती है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो मलेरिया क्या है, एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसके कारण होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, लेकिन ये फैलता कैसे है, मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक है। मतलब एक आदमी है, ये मानिए ये एक आदमी है, इसको हो गया है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया इसके अंदर हो गया है। अब इसको एक मच्छर ने काटा, ठीक है, यहाँ पे एक मच्छर है, इसने इसको काटा, ठीक है, इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो क्या इस मच्छर के अंदर चला गया। अब ये मच्छर यहाँ पे दूसरा आदमी बैठा है, ठीक है, ये मच्छर अब इसके अंदर ये प्लाज्मोडियम आ गया, जैसे ही मच्छर ने इसको खाया, अब ये प्लाज्मोडियम हो गया इसके अंदर, इस मच्छर के अंदर। अब इसी मच्छर ने किसी दूसरे आदमी को खाया जो कि बिल्कुल फिट था। अब जैसे ही मच्छर ने इसको खाया तो इसको भी क्या है मलेरिया हो जाएगा। ये जो प्लाज्मोडियम है वो इससे निकल के यहाँ हो जाएगा। अब इसको फिर कोई मच्छर खाएगा, फिर ये इसके अंदर चला जाएगा प्लाज्मोडियम, फिर ये नेक्स्ट व्यक्ति जब वो मच्छर किसी नेक्स्ट व्यक्ति को खाएगा तो इसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या है मलेरिया फैलता रहता है। तो मलेरिया क्या है कि एनाफ्लीज मच्छर के मादा एनाफ्लीज मच्छर के थ्रू क्या है फैलता है, ठीक है। ये स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसता है तो मलेरिया परजीवी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है। इस प्रकार स्वस्थ मनुष्य भी संक्रमित हो जाता है। डेंगू के वायरस का वाहक कौन है, मादा एडीज मच्छर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका हाईलाइट करना भूल गई हूँ, तो याद रखिएगा मलेरिया का है मादा एनाफिलीज और डेंगू वायरस का वाहक है मादा एडीज, ठीक है। हमारी चारों तरफ पाई जाने वाली घरेलू मक्खी भी रोग वाहक है। ये भी क्या करती है गंदी जगहों पर बैठती है और फिर अगर हमारे भोजन पे बैठ जाती है तो ये भी क्या है हमारा भोजन को क्या खराब करती है। तो हमको हमेशा जो भोजन है उसको ढक के रखना चाहिए, ओके।
इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो पूरी तालिका दी गई है आपको रोगों की, तो ये आपको लर्न कर लेनी है। क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। संचरण का तरीका क्या है? तो ये एयरबॉर्न डिसीज है। बचाव के उपाय यहाँ पे बताए गए हैं। चिकन पॉक्स क्या है? विषाणु से होता है। वायु के सीधे संपर्क से। पोलियो किससे होता है? तो वायरस से होता है। ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पौधों तथा जंतुओं में रोग एवं सूक्ष्मजीव। तो ये पौधों की कुछ बीमारियां बताई गई हैं, जैसे गेहूं का जो रस्ट रोग है वो फंजाई के द्वारा होता है और ये वायु, एयर और जो बीज हैं उनके द्वारा फैलता है। नींबू का कैंसर जीवाणुओं द्वारा फैलता है, वायु के द्वारा। भिंडी का पीत रोग वायरस के द्वारा फैलता है, जो कि कीट द्वारा फैलता है। ये इसके वाहक के संचरण के तरीके और जो रोग हैं वो किसके द्वारा होते हैं? वायरस से होते हैं, जीवाणुओं से होते हैं, इस तरीके के, ठीक है। तो ये पेड़ पौधों की थी। इसके बाद नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अगर क्या है, घरों में पकाए भोजन को अगर सही तरीके से स्वच्छता के साथ सुरक्षित नहीं रखा जाता तो भोजन खराब हो जाता है। खासकर गर्मी और वर्षा के मौसम में क्या है, भोजन जल्दी खराब हो जाता है, उसमें गंध आने लगती है। ऐसा भोजन का स्वाद क्या है, खट्टा सा हो जाता है और अगर हम इसे खा लेते हैं तो हमको उल्टी हो जाती है, डायरिया का हम शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फूड पॉइजनिंग कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो देखा है आपने कि घरों में जो फल सब्जियां हैं उनको सड़ते खराब होते आपने देखा है। अचार जैसे मुरब्बे आदि ठीक ढंग से न रखे गए हों, पानी का गंदे हाथ या फिर छूने से उनमें क्या किसी प्रकार की नमी पहुंच जाए तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस एक बताई गई है निर्जलीकरण, मतलब उनको ढंग से सुखाने वाली। मतलब इसमें क्या है, घरों में ये उपयोग होता है, जैसे मौसमी सब्जियों तथा फूल गोभी, मेथी, आलू के पतले पतले टुकड़ों को आदि को धूप में सुखाकर सूखे डिब्बे में अच्छी तरह बंद कर लेते हैं और उन सब्जियों का जब मौसम नहीं होता तब हम उनको क्या है, यूज़ कर सकते हैं, उनको अच्छे से सुखा के। जैसे आपने मेथी देखा होगा, मेथी को हम सुखा लेते हैं, ठीक है, उसको फिर क्या है, अच्छे से सुखाने के बाद डिब्बे में भर लेते हैं और जब मेथी का सीज़न नहीं होता और हमारा मन है मेथी की सब्जी खाने का तो हम उस मेथी की सब्जी बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम सुखा के रख सकते हैं। सब्जियों को धूप में सुखाने से उनमें जल या नमी की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है और ये लंबे समय तक चलती हैं। अब रासायनिक तरीका क्या है? तो रासायनिक तरीका ये है कि जैसे जैम जेली बनाने में सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड आदि रासायनिक खाद्य परीक्षकों का उपयोग होता है। इसमें जैम जेली लंबे समय तक संदूषित होने से बचे रहते हैं। तो ये नाम आप याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ओके। इसके अलावा हम नमक, खाद्य तेल का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए, नमक, जैसे कि नमक और चीनी का परीक्षण यहाँ पे बताया गया है। तो सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए जो मांस मछली है उसको सूखे नमक से ढक दिया जाता है जिससे वो खराब ना हो। और क्या है, चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ में नमी में कमी आ जाती है। जैम, जेली, स्क्वैश आदि के परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। इनके अंदर चीनी इसलिए मिलाई जाती है कि क्या है, ये खराब नहीं हो इससे, ठीक है। जो संदूषण करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि को रोका जा सकता है। अब तेल एवं सिरके का परीक्षण, तो देखिए, तेल जैसे कि अचार डालते हैं, अचार खराब ना हो उसमें हम सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं। सिरके का प्रयोग सब्जियों, फलों, मछलियों तथा मांस के परीक्षण में होता है, तो इनके ऊपर सिरका छिड़क देते हैं जिससे कि ये खराब ना हो। अब गर्म तथा ठंडा करके पाश्चराइजेशन टेक्निक कहलाती है। पाश्चराइजेशन टेक्निक में क्या होता है कि जैसे कि दूध है, ठीक है। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको दूध को बचाना है खराब होने से, तो हम दूध को सबसे पहले क्या करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करेंगे और फिर उस गर्म दूध को शीघ्रता से जल्दी ठंडा करके क्या है, उसे स्टोर कर लेंगे। तो ऐसे करने से दूध में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाते हैं और दूध सुरक्षित हो जाता है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने की थी। इस वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया था, पाश्चराइजेशन पड़ गया था। अब पाश्चीकृत जो दूध होता है उसे बिना उबाले भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते। अब भंडारण और पैकिंग की बात की गई है, तो भंडारण पैकिंग के लिए आप जानते हैं कि आपको क्या है, बिल्कुल एयर टाइट आपको पॉलीथीन लेनी है या एयर टाइट बर्नर्स का यूज़ करना है। जैसे कि क्या है, वायुरोधी सीलबंद डिब्बे उपयुक्त हैं। आजकल बाजार में मेवे, सब्जियां तथा कई प्रकार के खाद्य पदार्थ वायुरोधी सील के डिब्बों में पैकेट में बेचे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि खाद्य परीक्षण के लाभ क्या क्या हैं।
कि इससे पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ी रहती है, सुरक्षित रहता है, खाने की बर्बादी कम होती है। ठीक है, दूर दराज स्थानों पर जो विशेष जो कोई खाना उपस्थित नहीं होता है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसके स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए जैसे कि क्या है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्टली क्या है प्लांट यूज़ नहीं कर सकते। तो जो वो सबसे पहले जो नाइट्रोजन है वो क्या है आपका, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये आप मान लीजिए नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये सबसे पहले यहाँ जाएगा, क्या है, रूट्स में जाएगा। ठीक है, रूट्स में जाएगा प्लांट की, उसके बाद यहाँ पे नीचे क्रिया चलेगी पूरी, और फिर वो क्या है, जब पूरा क्रिया करके, जैसे राइजोबियम यहाँ नीचे रहता है एक बैक्टीरिया, ठीक है, वो चेंज करेगा इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और फिर क्या है ये प्लांट इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये डायरेक्ट ये प्लांट यूज़ नहीं कर पाते, पहले यहाँ जाता है, फिर राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू ये प्लांट के अंदर जाता है। तो ये बताया गया है जैसे कि दलहन के पौधे तथा मटर, सेम आदि की जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इससे क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों की उपयोगी रूप से होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में क्या है, स्थिरीकरण और वायुमंडल में नाइट्रोजन पुनः पूर्ति की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है, जिससे नाइट्रोजन में, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है, और ये एक चक्र चलता है। तो यहाँ पे आपकी मेन है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताया गया है, इसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको नाइट्रोजन चक्र यहाँ पे समझा देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। देखो जैसे कि यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आपकी 78% क्या है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ये आपकी नाइट्रोजन है, और ये आपका प्लांट है। ठीक है, ये आप प्लांट समझ लीजिए, ये इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके जो जड़ें होती हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या है रूट्स में जाती है। रूट्स में क्या होता है आपका, ये जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये जो नाइट्रोजन इसने लिया N2 लिया, इस नाइट्रोजन को क्या है अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में, मतलब NH3 में कन्वर्ट कर दिया इसने। ठीक है, अब ये जो NH3 में कन्वर्ट हुआ N2, ठीक है, ये NH3 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, इसकी अंदर क्या होता है, अब ये जो अमोनिया है ये जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज के पास। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स में, जो कि होता है आपका NO2। ठीक है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस किस में कर देंगे, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि होते हैं आपके NO3। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आया, वो राइजोबियम ने क्या किया, अमोनिया में चेंज किया, फिर यहाँ पे आया आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, NB लिख देती हूँ, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स हैं ये क्या है, प्लांट द्वारा प्रयोग कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ना होके इस तरीके की साइकिल में होता है। अब क्या होता है, जब इसके अंदर ये जो नाइट्रोजन है ये क्यों यूज़ कर रहा है प्लांट, तो इस प्लांट को क्या है, ये प्रोटीन बनाने के लिए ये जो नाइट्रोजन है इसका यूज़ करता है। अब इस प्लांट को क्या है, आपके जो एनिमल्स हैं, ये आप एनिमल्स मान लीजिए, ये खाते हैं इसको, और क्या है अपना प्रोटीन गेन करते हैं। अब ये जो आपके जानवर हैं, फिर ये जो भी आपका इनसे मल निकलता है, ठीक है, जो भी ये रिलीज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है जल सड़ के डिकम्पोज होके इसमें से वापस से अमोनिया निकलती है। अमोनिया को क्या है वापस से जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे वो उसे नाइट्रेट्स और जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे वो वापस से इसको क्या कर देंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देंगे। तो ये इस तरीके से चलता है। मैं आपको एक और बार सिंपल बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये थी आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो था RB, इसने इसको चेंज किस में कर दिया, NH3 मतलब कि अमोनिया में। अब यहाँ पे क्या होगा, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है NB, वो इसको NO2 प्लस NO3 में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, ये जो क्या है प्लांट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये चला गया आपके प्लांट के अंदर, प्लांट ने इसको यूज़ कर लिया प्रोटीन बनाने के लिए। अब इन प्लांट को किसने खाया, इन प्लांट को खाया एनिमल्स ने। एनिमल्स ने क्या कर लिया, प्रोटीन गेन कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, जो भी वेस्ट था वो जो निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जो वेस्ट था, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं वेस्ट, जो भी उन्होंने रिलीज़ किया। अब उसमें क्या है, वापस से आपका अमोनिया निकलेगा, NH3 निकलेगा।
अब ये NH3 जो निकला इसमें से, अमोनिया में से, तो ये जो यहाँ पे होगा डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, DNB लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो वापस से क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देगा इस अमोनिया को। तो ये जो आपकी पूरी साइकिल है ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है। ठीक है, ये मैंने आपको छोटे भाषा में पूरी बता दी है नाइट्रोजन चक्र। इसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर करते हैं, ये आपको यहाँ पे दी भी हुई है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो मैंने आपको समझाई है उसको भी एक बार आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट, अब और बल और आप उसका आपसी संबंध। ठीक है, तो जो हमारा प्रेशर है और जो हमारा फोर्स है उसके बीच में हमारा जो रिलेशन क्या होता है, तो देखो दाब होता है, मतलब कि प्रेशर इज इक्वल्स टू F/A होता है। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल्स टू F/A, मतलब प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। तो जितना ज़्यादा, इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जो कील होती है, ठीक है, कि जो आयरन नेल होता है वो पॉइंटेड क्यों होता है, क्यों होता है, इसीलिए होता है कि जितना ज़्यादा एरिया कम होगा, ठीक है, एरिया जब हमारा कम होगा तो हमारा जो प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जब हम उस पर प्रेशर लगाएंगे तो वो ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हमारा एरिया होगा उतना ही हमारा प्रेशर कम होगा। तो ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस रहता है, एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू F/A। ठीक है, और जो प्रेशर है उसकी जो यूनिट क्या होती है, तो वो होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापते हैं, और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब इसके बाद जैसे कि हम बता देते, देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे वाहन जो होते हैं उनके मोटे टायर क्यों रखे जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि जो ऊँट होता है उसके जो पैर होते हैं, उसके पैर क्या है, रेत में धंसते क्यों नहीं है, क्यों नहीं धंसते, तो वो इसलिए नहीं धंसते क्योंकि ऊँट के पैर का जो चौड़ाई होती है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ये एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम रहेगा। और जो आयरन नेल होती है, आयरन नेल का एरिया क्या होता है, कम होता है, तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। इस वजह से क्या है, ये दो एग्जाम्पल से आप रिलेट करके समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो हमारा दाब है ये डिनोमिनेटर में आता है, ये मैंने आपको बता दिया, P इज इक्वल्स टू F/A। ओके, ये आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है। क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब का मान घटाया जा सकता है। विपरीत अवस्था में यदि बल का मान बराबर हो तो संपर्क क्षेत्र घटाने पर दाब का मान बढ़ जाता है। ये मैंने कील वाला एग्जाम्पल आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए, जो द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब होता है वो क्या होता है, तो द्रव उच्च स्तर से, ठीक है, द्रव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहते हैं, जबकि गैसों का भाव चारों दिशाओं में होता है। तो जो हमेशा जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो क्या है, हमारे ऊपर से, मतलब उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर फ्लो करते हैं, और जो गैस होती है वो चारों तरफ क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे बताया गया है, जो आपका दाब है, मतलब जो लिक्विड फोर्स होता है वो क्या है, बराबर, सब जगह बराबर लगता है। ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब, इसमें आप समझ पाएंगे इसको अच्छे से। ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, बोतल वाला, इसमें क्या है, इस बोतल के अंदर आपको 3 छेद किए गए हैं, एक सबसे ऊपर, फिर बीच में, और एक सबसे नीचे। अब क्या है, जितना आपका प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ही दूर क्या है, पानी ज़्यादा गिरेगा, उतनी ज़्यादा आपकी फोर्स लगेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर लग रहा है वो नीचे वाले पॉइंट पे लग रहा है, नीचे वाले छेद पे लग रहा है, इसलिए इसका जो पानी है वो सबसे दूर तक जा रहा है। सबसे कम प्रेशर लग रहा है ऊपर वाले पे, इसलिए इसका पानी सबसे कम दूरी पे जा रहा है। ठीक है, तो जल की गहराई पर दाब का मान निर्भर करता है। तो जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, वो दूर तक उस पर दाब लगेगा। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है, जल के द्वारा जब ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाया जाता है तो इससे तैराकों को जल के ऊपर तैरने में सुविधा होती है। ये आपको बायएंट फोर्स के बारे में बताया गया है। आपने देखा होगा, आप भरी हुई बाल्टी में जब मग डालते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर की ओर तैर जाता है। और जो तैरने वाले तैराक होते हैं उनको भी जल के ऊपर तैरने में कैसे हेल्प मिलती है, तो जो बायएंसी फोर्स होती है, बायएंट फोर्स होती है, वो क्या है, हेल्प करती है। मतलब वो क्या है, आपको ऊपर की ओर धक्का देती है। मतलब वस्तु पर देखिए, जब द्रव या गैस में किसी पदार्थ को डुबोया जाता है तो इसके द्वारा डूबी हुई वस्तु पर एक ऊपर की ओर थ्रस्ट, धक्का आरोपित किया जाता है। यह घटना उत्प्लावकता कहलाती है, मतलब बायोएंट फोर्स कहलाती है। ठीक है, किसकी, अगर आपसे पूछा जाए तैराक ऊपर की ओर क्या है, तैरते क्यों रहते हैं, कौन सी फोर्स वहाँ पे लग रही है, तो आप बायोएंट फोर्स बताएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द्रव से दाब, ये बताया गया है। तो जो हम द्रवों का जो दाब है वो किससे मापते हैं, तो वो मैनोमीटर से मापते हैं। ये आपको याद रखना है यहाँ पे।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, वायु तथा वायुमंडल। तो हमारे जो चारों ओर प्रेजेंट है वो क्या है, वायुमंडल है हमारा। और इसमें बताया गया है कि वायु भी स्थान घेरती है, वायु में भी भार होता है और इस कारण वायु भी दाब डालती है। और देखिए वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर तक है। अगर अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि अगर वायु हम पे दाब डालती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो हम क्यों नहीं दब जाते। तो देखिए जो ऊपर से जो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर से भी एक प्रेशर होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर है वो क्या है, इक्वल होता है। इस वजह से क्या है, हम नहीं दबते। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 ATM इक्वल्स टू कितने पास्कल होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1 ATM इज इक्वल्स टू होता है आपका 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, ये आप आंसर देंगे। 1 ATM इक्वल्स टू क्या होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, तो इस, और हम दबते क्यों नहीं, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो हमारे अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल होता है, इस वजह से हम नहीं दबते। अब ये जो वायुमंडलीय दाब है, इसके ऊपर एक प्रयोग किया गया था जो कि वैज्ञानिक ऑटो हॉन ज्यूरिक ने किया था। उन्होंने क्या किया था, धातुओं के कटोरे का गोला बनाया और उसमें क्या किया, जो वायु सूचक पंप द्वारा वायु उसमें से निकलती गई, और जब कटोरों को अलग करने के लिए 8 घोड़े यहाँ पे लगाए गए और कटोरों के दोनों सिरों को खींचने पर ही उसको अलग किया जा सका। तो इससे ये बताया गया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जब इतने सारे घोड़े लगाए गए इसके बाद ही इसको अलग किया गया। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि जब इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेशर है तो फिर हम क्यों नहीं दब रहे। ठीक है, तो हम इसलिए नहीं दब रहे क्योंकि वो इक्वल होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको इतना बता दिया। इसके बाद यहाँ पे ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए नीचे यहाँ पे लिख रही है कि पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब कितना होता है। पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का मान होता है 100 किलो पास्कल, और एक वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट 6 चैप्टर्स। यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं 6 चैप्टर्स। ओके, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।